दुस्साहस सरेआम और बीच बाजार में कांग्रेस का कार्यालय कुछ लोग आकर ताला तोड़ दिए और कार्यालय में प्रवेश करते हैं। आज अभी भी वो यहाँ पर मौजूद अंदर प्रशासन से हमने कहा है कि वो लोग कौन है, किस पृष्ठभूमि के हैं, किसके इशारे पर उन्होंने यहाँ पर ताला तोड़ा है। ये चोरी नहीं, राजनीति डकैती है और प्रशासन बताने को तैयार नहीं है। प्रशासन उन लोगों को बाहर लाने को तैयार नहीं है, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कहाँ के लोग हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या किसका उनको संरक्षण है, इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्या सरकार की और प्रशासन की मिली भगत से साठगांठ से यह कार्रवाई हुई है, ये प्रश्न है। और ये प्रश्नों का जवाब सरकार से भी और प्रशासन से भी चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। लड़ाई आगे तक दूर रह जाएगी। मैं नीरज अग्रवाल, रामनगर का निवासी हूँ। रामा मंदिर मार्ग पर मेरा घर है और मेरा एक मकान जो है रानी के रोड पे, जो कि पोस्ट ऑफिस के नज़दीक है। हम अपने एक छोटे से परिवार के साथ रामा मंदिर में ही रहते हैं। ये जो इस समय एक प्रकरण चल रहा है, हमें बड़ा दुख होता है कि जिस प्रदेश में हम पैदा हुए, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये प्रदेश ऐसा हो जाए। हम एक व्यापारी हैं, हमारा काम है व्यापार करना। हमारा राजनीतिक लोगों से संबंध होना अलग बात है, लेकिन हमारा राजनीति से वैसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरीके से एक व्यापारी को अगर इस देवभूमि में परेशान करा जाएगा और उसकी जगह में घुस के लोग ऐसा परेशान करेंगे, हमें धमकाएंगे, तो हमारे ये समझ में नहीं आता कि हम इस प्रदेश में जाएंगे कहाँ। ये सारा व्यापारी वर्ग मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या इस तरीके से हम व्यापार करेंगे? रंजीत रावत एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश में, राजनीति में एक बहुत ऊंचे स्तर की उन्होंने राजनीति की है। वो आके मेरे आदमियों को मुझे धमकाता है, मेरे बेटे को धमकाता है कि या तो मेरे हिसाब से चलो और नहीं तो तुम यहाँ व्यापार नहीं करने दूंगा। मेरे बेटे का हाथ पकड़ के वो खींचता है। क्या उनको ये शर्म नहीं है? इस तरीके की राजनीति होगी अब यहाँ पर। वो तो अच्छा हुआ मेरा स्टाफ अपना मेरे साथ था। मेरे कुछ लोग जो वहाँ मेरा अपना एक रिजॉर्ट है, सभी लोग जानते हैं पातीतुम के नाम से, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरे कुछ लोग अगर वहाँ रुके हुए हैं, उनको वो धमकाए कि अगर इस प्रदेश में काम करना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। मैं कहाँ तक ये सारी चीजें सहन करता रहूँ? ठीक है, हमने बातचीत करने की भी कोशिश करी, पहले भी हमने बातचीत करी। हमें लगा भाई ठीक है, अगर किसी के दिमाग में कोई बात है तो हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम तो बहुत पीछे हट के काम करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही तो दबेगा आदमी। पर अब वो चीज उन्होंने ऐसा बना लिया कि भाई ये तो मेरा कार्यालय है। पूरे प्रदेश में ये प्रथा रही है कि वो महीने 2 महीने जब चुनाव होते हैं तो लोग दे देते हैं अपनी थोड़ी बहुत जगह। हमने भी दिया था उनको एक अपना ऑफिस कि चलो भाई 2 महीने आप यहाँ काम कर लो। अब हम कह रहे हैं, उनसे समझा रहे हैं, उनसे मिन्नतें भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गुंडई पे हैं। वो और उनके लोग कभी भी आके धमका लेते हैं हम। तो इस तरीके से अब कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और बार बार मेरे को तो पिछले 8 सालों से उन्होंने इतना परेशान किया है, लगातार मेरे को जो है कभी कोई एक नई डिमांड वो खड़ी कर देते हैं। अरे भाई मुझसे फिरौती मांग रहे हो, क्या कर रहे हो?
मेरे बच्चे को परेशान करना, ये मेरा बेटा है आकाश, यानी इसको परेशान कर रहे हैं। उन्हें ये शर्म नहीं है कि भाई इसकी क्या उम्र है, कहाँ वो किस स्तर की राजनीति उस आदमी ने करी है, वो इस तरीके से करेंगे और समाज के सामने ये दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्या व्यापारी वर्ग को कांग्रेस के ये गुंडे इस तरीके से परेशान करेंगे। अब मैं आज ही एक लेख पढ़ रहा था, मुरादाबाद में भी यही कार्यक्रम हो रहा है, वहां भी कार्यालय का जो है एक झगड़ा चल रहा है, वहां पे भी जो है आज पेपरों में सारा निकला हुआ है, वहां भी जो है वो ऐसी धमकाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय में जब कब्जा करा जा रहा है। क्या ये कल्चर रहेगी? अब कांग्रेस अब ये काम करेगी? और ऊपर से जितने लोग आज उनके समर्थन में आए हैं, जो मुझे पता लगता है, तो उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। उन सारी सच्चाई से विमुख वो आके बैठ गए बस, क्योंकि रंजीत रावत बड़ा गुंडा है तो उसी की चलेगी अब प्रदेश में। उसने क्योंकि बुलाया इसलिए हम आ गए। क्या बढ़िया जवाब है। मेरे पास उन्हीं में से एक किसी अच्छे विधायक का फोन आया, मैं उनसे कह रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते नहीं हो क्या कभी नीरज अग्रवाल को इस तरीके की हरकतें करते हुए कोई आपने सुना? कभी कोई कह सकता है कि मैंने 1 रुपया किसी का मारा हो? और कौन आदमी रंजीत रावत को नहीं जानता है? वो किसी को पैसे दे देगा? यानी अब आप अपनी कोई भी शर्त रख लो, सामने वाला कोई बोल ही नहीं पा रहा, आपने जैसा कह दिया बस वो करो, तो यही तो होता है हफ्ता वसूली। और क्या होती है? एक दूसरा रूप ले लिया उन्होंने इसका। हमारे इस बात के लिए कुछ साथ देने को तैयार ही नहीं है। मैं आज भी कुछ रिपोर्टिंग देख रहा था, तो उनसे कोई ये तो पूछेगा, ये है उनकी जगह, वो किस वजह से वो यहाँ पे हैं बैठे हुए, किस वजह से वो धरना दे रहे हैं, क्या चीज है उनकी वहां पर? कोई कागज है उनके पास, कोई चीज है? मेरा मुकदमा वो क्यों लड़ने को तैयार है? भाई मेरी चीज है, मैं साबित करूंगा ना। वो कौन होते हैं? पूरा रामनगर जानता है, हर बच्चा जानता है, मेरी एज का तो कम से कम हर आदमी जानता है कि वो जगह मेरी है। तो इस तरीके के व्यवहार से हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है हमारा अपना घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में भाजपा की ये सरकार चल रही है, क्या इस तरीके से व्यापारियों के साथ होगा? मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके से व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? यहाँ पर तराई क्षेत्र पूरा व्यापारियों से भरा पड़ा है, तो क्या एक एक व्यापारी को सारी की सारी रिपोर्टिंग रंजीत रावत को करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है? उन्होंने एक अजीब माहौल बना दिया है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई मेरे को, मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करी जाए, नहीं तो हम लोगों को तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज मेरे से थोड़ी सी बात थाने में हुई और मुझसे क्या कहते हैं कि क्या कह रहे थे बेटा? तो तुम्हें रहना ही नहीं रहना रामनगर में, और थाने में ये बात कह रहे थे कि तुम्हें रहना है रामनगर में। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो पिछली बार, तू मुझे एक जगह से दौड़ाएगा, मैं तुझे 10 जगह दौड़ाऊंगा। अब अगर कोई पुलिस थाने में ही मुझे इस तरीके से धमका रहा है तो मैं कहाँ जाऊं भाई? हम तो बातचीत करने के लिए क्या है भाई, हम तो कमजोर लोग, यानी वो अपना भीड़ इकट्ठी करते फिर रहे। हमसे तो ये देखो, ये है हमारे, ये सब पे सब बदमाश है। देखो आप देख लो, दिखाई दे रहे हो आपको जैसे ये सब प्रतिष्ठित व्यापारी है, लेकिन उनका तरीका पता नहीं क्या है। तो कोई आप लोग कम से कम उनसे पूछो तो सही किस हैसियत से वहां बैठे। बस मैं यही मेरी एक आप लोगों से विनती है कि इस चीज को समझें। आप लोग अच्छी तरह से जानते तो सही के साथ देखो। जी इसमें जो है ना, पहले भी मामला विवाद में रहा था जी, और उस समय शायद जहाँ तक सूचनाएं आई थी कि आप दोनों के बीच में बैठ के किसी बात को लेकर समय के हिसाब से जो भी सहमति बन गई है, तो उसके बाद का क्या रहा पूरा प्रकरण, और जो ये हुआ है इसके बारे में आपने प्रकाश डाला कि हुआ है। आपसे ये किसी ने कहा था कि मेरी कोई सहमति नहीं, सूचनाएं मिली थी, क्योंकि जो हमें जो इनपुट से रिपोर्ट आई थी कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों में कोई बातचीत हुई है और उस समय उन्होंने मांगा है और उस समय के बाद खाली कर देंगे, ऐसी सूचना आई। देखिए क्या है ना, बातचीत तो हुई। अगर कोई सामने वाला कह रहा है ठीक है भाई 1 महीने में खाली कर देंगे, हम भी मानते हैं।
हमने अभी सोचा कि चलो यार महीना भर क्या होता है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो कर लेते हैं। लेकिन हमारे समझ में उस दिन भी नहीं आया था। मैंने तब भी जिन लोगों ने मध्यस्थता करी थी, मैंने उस दिन भी उनसे निकलते ही कहा था, मैंने कहा भाई ये मानने वाली भाषा नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा भाषा है। मध्यस्थता वो होती है कि सामने वाला बैठा हुआ है और वो दोनों को डांट सके कि भाई ये बात तय हो गई। वहाँ तो एक तरफा बात हो रही थी, जो रणजीत रावत बोल रहा था बस उसका हाथ। नीरज जी, क्या किसी कोई रुपये का लेन देन का कोई विवाद है क्या? ये कोई विवाद नहीं है मेरा। विवाद असल में एक्चुअल में है क्या ये? कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कार्यालय दिया गया, अगले की नीयत खराब हो रही है, उसको लगता है बस मैं कब्जा कर, सिंपल ये बात। कोई हमारा ना तो कभी कोई हमने कागज लिख के दिया, जैसे एक सिंपल तरीका होता है, कार्यालय वहाँ ऑथराइज खुल ही नहीं सकती। सब लोगों को मालूम है एमपी इंटर कॉलेज बगल में दफ्तर पे अपराधियों का कब्जा कराया है। और अब हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि अंदर जिन लोगों को डाला गया हमारा ताला तोड़ के, वो उनका रिकॉर्ड बताया जाए, किस प्रदेश के रहने वाले हो। मेरे राज्य के हैं भी नहीं, उत्तराखंड के रहने वाले भी नहीं। और मुझे पूरा शक है कि हमारे लगे हुए राज्यों से इनको लाया गया है, अपराधी किस्म के लोग हैं। हमारे कागजात अंदर है, हमारे ज़रूरी सामान अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई भी अपनी घटना घटती है तो इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। और मुझे थोड़ा शंका इस बात की भी, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड है, जब किसी एक चीज़ में फंसते हैं तो एक दूसरी घटना घटित करवा देते हैं ताकि पहली वाली घटना से ध्यान भटक जाए। क्योंकि सीज़ फायर को लेकर खासी नाराज़गी है। अमित शाह जी के पुराने वीडियोज़ जारी हो रहे हैं, जिसमें वो सदन में कह रहे हैं कि अगर 2 दिन बाद सीज़ फायर हुआ होता तो आज कश्मीर हमारा होता पूरा। मोदी जी के पुराने वीडियो चल रहे हैं, इंदिरा गांधी जिंदाबाद चल रही है। तो ध्यान भटकाने के लिए और सोशल मीडिया से वो सारी चीज़ें हटके इस ओर को केंद्रित हो जाए पूरी कांग्रेस की, इस नियत से इसको किया गया है। और अपराधियों को संरक्षण जो है लगातार धामी की सरकार दे रही है। महिला अपराध हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम में मुख्य आरोपी जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इस तरीके से ऑफिसों में, ज़मीनों में कब्जा कराने का काम जो चल रहा है, निश्चित ही ये निंदनीय है। और ये चीज़ कोर्ट के थ्रू होनी चाहिए थी, बातचीत से होनी चाहिए थी। जो विषय यहाँ के कांग्रेस के लोगों का या जिससे भी है, वो बातचीत से बात होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई है, इसमें पैसा भी खाया गया होगा। क्योंकि अपराधियों को किसी की प्रॉपर्टी अंदर डाल देना ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम किसी का ताला तोड़ना नहीं है, ये काम कोर्ट का है। अगर कोर्ट के थ्रू अगर ये हुआ होता तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अपराधियों के द्वारा हमारे दफ्तर में कब्जा किया गया। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।